का मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर से दिल्ली रवाना हुए हैं सीपी जोशी। जेट स्पेस से पहले तो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने वो खबर भी ब्रेक की थी जब सीपी जोशी एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे और वहां पर जैसा भी जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है कि सीएम के फेस को लेकर अब लगातार कवायतें दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तेज हो चुकी हैं। कुछ मुलाकातें घटनाक्रम तेजी से राजस्थान में बढ़ते हुए दिखाई पड़ती हैं, तो कुछ पल के बाद ही दिल्ली में वही घटनाक्रम तेज करती हुई दिखाई पड़ी। अब इसके बीच में ही खबर थी कि जेपी नड्डा से मुलाकात करके वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह बाहर निकले और वो मुलाकात 1 घंटे 20 मिनट तक चली और उसके बाद सीपी जोशी अब दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो अब देखना यह है कि सीपी जोशी क्या मुलाकात करते, किससे मुलाकात करते और क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात फिलहाल खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। साथ में बेटे दुष्यंत सिंह के साथ वसुंधरा राजे पहुंची थी। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक ये बैठक चली है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुलाकात पर मुलाकात हो रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें बहुत अहम। एक तस्वीर में जहां पर आपको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आ रही है, बेटे साथ में मौजूद है। वसुंधरा राजे इस गाड़ी में, पीली साड़ी में आपको नजर आ रही। दूसरी तस्वीर में जहां पर मीडिया से मुखातिब, मीडिया तो तमाम सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन शीशा गाड़ी का चढ़ा हुआ था। गाड़ी निकलती चली गई मीडिया को क्रॉस करते हुए। वसुंधरा राजे किसी से भी इंटरेक्ट करती हुई नजर नहीं आए, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इस बीच में जहां पर राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी कवायतें जहां पर हुई, जहां पर साफ तौर पर कंवर लाल मीणा ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, सरासर गलत है। लेकिन ये उसके बाद से ही दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या इसके मायने हैं? क्या वसुंधरा राजे को बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं? क्या ये बताया जा रहा है कि अगर नहीं बनाया जाएगा तो किस तरह से डील करना है? केंद्रीय नेतृत्व को में उनको लाना है या राजस्थान में कोई अलग पद उनको देना है? बेटे का रोल क्या होगा? या जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाला मामला उठा, मसला उठा जिसमें नाम दुष्यंत सिंह का आया, या उसको लेकर ये मुलाकात मानी जा रही है? तो तमाम एंगल्स हैं और हर एक एंगल पे लगभग ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक एंगल पे ये 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा के घर पर हुई होगी। और बीजेपी में बाड़ेबंदी पर बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक कंवर लाल मीणा का एक बयान सामने आया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ललित मीणा के पिता के आरोप सरासर गलत है। हम सब अपनी सहमति से होटल में रुके थे, बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। वो बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है। यह बात 5 सितंबर की रात 2:30 बजे की है, यानी कि 12 बजे के बाद, यानी कि सुबह 2:30 बजे की। उस रात 30 से 35 लोग होटल में आए हुए थे जो ललित मीणा को ले जाने लगे थे, लेकिन परिचित नहीं होने के कारण हम सब ने उन्हें जाने से रोका। लेकिन जब ललित मीणा के पिता स्वयं आए तो हमने ललित मीणा को उनके पिता के साथ भेज दिया। सांसद दुष्यंत सिंह उस दिन तो लोकसभा में थे, यानी कि दिल्ली में मौजूद थे। दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाना एक षड्यंत्र है। अब सवाल यहां पर बहुत सारे उठते हैं कि षड्यंत्र क्यों रचा गया, क्या है इसके पीछे की सोच समझ। खाना वाना खाने के बाद हम सो गए। रात की 2:30 बजे करीबन 30-35 लोग आते हैं और वो ललित को ले जाने की बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई आप हो कौन, मेरे आप में से परिचित नहीं है, इसलिए मैं ललित को आपके साथ नहीं भेज सकता। इस दौरान ललित अपने रूम में सो रहा था क्यों रात की 2:30 बज रही थी। मैंने उनको साथ भेजने से मना कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो हमने सहर्ष ललित को उठा के उनके साथ भेज दिया। इसमें ये रोकने वाली टोकने वाली ये बात है ही नहीं। देखो, उनके पिताजी को कोई नहीं रोका। मैंने अगर रोका है तो 35 आदमियों से भी एक भी परिचित नहीं होने की वजह से रोका है। मैं अभी भी कर रहा हूं, मैंने रोका है। और वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में भी बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद दोनों शूटर ट्रेन से डीडवाना पहुंचे थे और उन्होंने ट्रेन में एक लड़के का फोन लेकर किसी को फोन
कॉल भी किया था। डिडवाना पहुंचने के बाद भी दोनों शूटर ने एक ड्राइवर को कॉल लगाया और स्विफ्ट कार किराए पर ली। इसी कार में, जो कार आपको तस्वीर में दिख रही है, स्विफ्ट कार है। स्विफ्ट कार में दोनों शूटर सुजानगढ़ तक पहुंचे, जहां से दिल्ली की बस में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने कार चालक सहित 3 लोगों से पूछताछ की और पूछताछ में कार के मालिक ने बड़ा खुलासा किया है। रात की बात है, करीबन 8:30 बजे की। तो मेरे पास कॉल आया था मेरे दोस्त का कि 2 सवारी छोड़ के आनी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। तो मैं हॉस्पिटल गया हुआ था वाइफ को लेके, तो वापस आ रहा था तो रास्ते में मिल गया पेट्रोल पंप पे। तो मैं रोक के बोला मैं वाइफ को ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ। वापस आने के बाद में वो लड़के गेट खोल के पीछे वाली सीट पे बैठ गए और एक लड़का था सोहेल नाम का, मेरे साथ ही रहता है, वो दोस्त है मेरा, वो उनके साथ में पीछे बैठा था और आगे बिट्टू बैठा था। मैं उनको बोला रात का टाइम, आप दोनों मेरे साथ चलो, इन दोनों को अकेले में लेके नहीं जाऊंगा। और वहीं सांचौर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर से कुचलने से 2 बच्चियों की मौत का मामला दरअसल सामने आ रहा है। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। छाया में तिरपाल ओढ़कर सो रही थी तीनों बच्चियां और तभी ट्रैक्टर ने आके इन तीनों बच्चियों को रौंद दिया। तीनों बच्चियां मौके पर, 2 बच्चियों की मौत हो गई, लेकिन एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाजुक हालत में एक बच्ची को आगे के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर थानाधिकारी पर्वत सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को सरकारी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया है। बागोड़ा के दादाल ईंट भट्टे पर यह हादसा हुआ है। तो नाजुक हालत में एक बच्ची को रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर से कुचलने से 2 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद से तमाम फैसले लिए गए, जहां पर अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का भी प्रभार दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति राज्य मंत्रालय दिया गया। वहीं भारती पवार को आदिवासी कल्याण का राज्य मंत्रालय सौंपा गया। शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रेणुका सिंह की बात कर लीजिए तो इस्तीफा उनका भी मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने इन सभी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री थे, उनका इस्तीफा कबूल किया गया है। उसके बाद से ये फैसला लिया गया, उनके इस्तीफे के बाद से ही तमाम फैसले लिए गए हैं। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का भी प्रभार दिया गया है। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर की जगह पे आपको अर्जुन मुंडा कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम वो नाम टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जहां पर भारती पवार को आदिवासी कल्याण का राज्य मंत्रालय बने। तो इन सब के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। उसके बाद उनकी जगह पे रीशफलिंग की गई है, वो भी नाम आपको हमने बताए। और अगर आप रोडवेज की बसों में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। दरअसल अगर आप रोडवेज बसों में करते हैं सफर तो नहीं कर सकते इस खबर को दरकिनार। कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद रोडवेज की ज्यादातर बसें बिना फॉग लाइट के ही सड़कों पर सरपट दौड़ रही हैं। उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है। इन रूटों पर हर साल सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सबसे ज्यादा सड़क हादसों का शिकार होती हैं यही रोडवेज की बसें। इस बार भी कोहरा पड़ रहा है, कुछ जगहों पर घना कोहरा भी नजर आने लगा है। रोडवेज एमडी ने पहली बार कोहरे के चलते रोडवेज रूटों की समीक्षा शुरू की है। स्पेशली हमारा जो उत्तरी राजस्थान है उसमें भी कोहरा बहुत ज़्यादा आता है और स्पेशली हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, इस क्षेत्र में कोहरा जो राजस्थान में अभी जो अन्य क्षेत्रों में दिसंबर एंड और जनवरी में आएगा, उसकी जगह यहाँ नवंबर मिड में ही आना लग जाता है। रोडवेज एमडी की माने तो न केवल फॉग लैम्प की समीक्षा की जा रही है, बल्कि तमाम श्रेणी की रोडवेज बसों में विंड स्क्रीन और पैसेंजर विंडो ग्लास की भी जांच की जा रही है। सर्दी में अक्सर कई गाड़ियों के पैसेंजर विंडो ग्लास टूटे हुए मिलते हैं, जिससे पैसेंजर का सफर करना मुश्किल हो जाता है। एक हमारा जो कार्यक्रम अपनी बस केयर डे होता है, ABCD कार्यक्रम हम जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक बस का लाइट, फॉगिंग सिस्टम और रिफ्लेक्टर्स और अपनी बस की केयर, सीट और सारी चीजें देखी जाती है एक बस के बारे में। रोडवेज बसों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में रोडवेज एमडी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसे वो एक एक करके डील कर रहे हैं, लेकिन कितना सुधार कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।
बड़ा सबक नहीं लिया है। आज भी कोहरे के मौसम में राजस्थान रोडवेज की बसें बिना फॉग लैंप के सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस कोहरे के मौसम में इस बार सभी बसों में फॉग लैंप नहीं लगाने चाहिए, और अगर कोई फिर हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और 22 जनवरी को रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस मौके पर उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने राम मंदिर और मस्जिद के लिए बेशकीमती तोहफे तैयार किए हैं। उदयपुर से सहयोगी कमलेश दखनी की ये रिपोर्ट देखिए। इस नायाब तोहफे को निहारने के लिए आपको भले ही मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़े, लेकिन जिसके लिए बेशकीमती सौगात तैयार की गई है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की कतई जरूरत नहीं। उसकी नजर से कोई ओझल नहीं रह सकता, उसे हर बात की खबर है। कबीर कहते हैं, चींटी के पग नुपर बाजे तब भी साहिब सुनता है। जन जन के राम, कण कण के राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले चुका है। बाईस जनवरी को रामलला तंबू से निकलकर अपने आसन पर विराजमान होंगे। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पीढ़ियों का स्वप्न साकार होने जा रहा है। ऐसे मौके पर भला कोई कैसे चूक जाए। शायद ही कोई हो जो दुनिया के पालनहार के लिए कुछ खास सौगात ना संजो रहा हो। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी सक्का ने भी अपने श्री राम के लिए सोने की विशेष कलाकृतियां बनाई हैं। सोने की ईंट पर लिखा है राम, श्री राम की चरण पादुकाएं और एक घंटा। साइज की बात की जाए तो 3 बाई 3 इंच है और इसमें 200 मिलीग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। वहीं अयोध्या में मस्जिद के लिए भी उन्होंने सोने की ईंट, वजू के लिए जग और कुरान शरीफ तैयार की है। और राम जी के लिए जो संग्रहालय में रखने के लिए मैंने बनाई है वो खड़ो बनी है, 2 खड़ो है, विश्व की सबसे छोटी खड़ो बनाई है, और उसके साथ एक घंटा बनाया है और एक ईंट बनी है जिस पे मैंने राम जी लिखा है। ये चीज़ें मैं वहाँ पर भेंट करना चाह रहा हूँ, और इसके लिए मैंने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैं पत्र लिख चुका हूँ। इकबाल सक्का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया है। उनके निर्देश के बाद इकबाल ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को भी पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय से मेरे पास पत्र भी आया है कि आप इसको, इस ट्रस्ट, उन्होंने मुझे एक एड्रेस भेजा कि आप इस ट्रस्ट से संपर्क करें, तो मैंने वहाँ पत्र लिख दिया है। अब जब भी वो लोग कहेंगे मैं ये तीनों कलाकृतियाँ वहाँ भेज दूंगा। और इसके साथ एक छोटा सा तिरंगा हमारे देश का भी मैंने बनाया है जो राष्ट्र एकता का संदेश दे रहा है, सबको मिलजुल के रखने का पैगाम दे रहा है मेरे देशवासियों को। आपको बताते चले कि अपने सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पकारी से इकबाल सक्का ने पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। इकबाल ने हाल ही में अपना 100वां वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है और ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते आर्टिस्ट हैं। अद्भुत कलाकार इकबाल सक्का की कई कृतियों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस की जरूरत पड़ती है। वो सोने से इतनी महीन कलाकृतियां बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और दूसरी तरफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद बदमाश हेमराज नाम के शख्स की स्कूटी छीनकर फरार हुए थे। इस दौरान उस पर फायरिंग भी की गई थी। न्यूज़ 18 राजस्थान ने एसएमएस हॉस्पिटल में घायल हेमराज से पहली बार बात की और जानने की कोशिश की कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इसके अलावा घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर अनुराग धाकड़ से भी बात की गई। घटना तो बताए ना मैं आपको, जैसे कि मैं इधर से श्यामनगर से जा रहा था। हाँ, वो उधर से भाग के आए दोनों जी। दो पहले तो 4 व्हीलर भी की उन्होंने फायरिंग, और फिर मेरी स्कूटी पकड़ के मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। हाँ। यूँ भी नहीं बोला कि भाई मैं ये स्कूटी हमको दे देंगे, मैं ले जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बोला। आप स्कूटी देने के लिए तैयार थे? उनको देने के लिए तैयार थे, मांगी नहीं उसने। तो ये बताओ ना आपको भाई, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया उसने। अच्छा। अगले
और फायर कर दिया। फायर कर देखिए 3 हमारे पास जो इस दुर्घटना से पीड़ित थे, इस फायरिंग से जो पीड़ित थे, वो हमारे पास आए व्यक्ति। उसमें से एक तो अजीत सिंह जी और दूसरा उनके गार्ड नरेंद्र जी जो उनके बॉडीगार्ड थे, तो और तीसरा जिनसे स्कूटी छीनी थी मिस्टर हेमराज। तो इसमें जो आईसीयू में लिया हुआ था वो हमने अजीत सिंह जी को और नरेंद्र जी को लिया हुआ था। अजीत सिंह की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से काफ़ी सुधार आया है स्थिति के अंदर। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आखिर गोगामेड़ी की हत्या रंजिश है या फिर साजिश? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसआईटी के हाथ अब भी खाली है। 5 दिसंबर को शूटरों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी। हत्यारे किसी बहाने से गोगामेड़ी से मिलने आए, कुछ देर बैठे, बात की और देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 7 गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया। आरोपियों ने गोगामेड़ी से मिलाने लाए नवीन सिंह को भी नहीं बख्शा। मौका वारदात पर मौजूद नवीन भी शूटर्स का शिकार हो गए। हत्याकांड की वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। रोहित नागौर के जसूरी गांव का रहने वाला है। शूटर रोहित जयपुर के सुंदर नगर में रह रहा था। पॉक्सो एक्ट और लड़की भगाने का आरोप है। विदेशी हथियारों को रखने के मामले में जेल जा चुका है। जेल में बंद रहने के दौरान लॉरेंस गैंग के कांटेक्ट में आया था। शूटर नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नितिन फौजी अभी सेना में है और छुट्टी पर घर आया था। नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर घर महेंद्रगढ़ आया था। शूटर नितिन संपत नेहरा के कांटेक्ट में था। गोगामेड़ी की मौत के कुछ ही देर बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीब रोहित ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। राजू ठेहट की हत्या के बाद शांत प्रदेश एक बार फिर गैंगस्टर की गोलियों की तड़तड़ाहट से अशांत हो गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है, जो फिलहाल विदेश में रह रहा है। राजू ठेहट की हत्या समेत 32 केस दर्ज हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी नाम आया था। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इसे लेकर एक सभा में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा था कि मुझे मारने के लिए AK-47 खरीदी जा रही है। इसके बावजूद पुलिस मुझे सुरक्षा नहीं दे पा रही है। गोगामेड़ी के करीबी बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही जयपुर में पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गोगामेड़ी पुलिस से 3 बार सुरक्षा मांग चुका था, लेकिन नहीं मिली। पुलिस से और वहीं विश्व दिव्यांगता दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। बता दें कि दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में अवार्ड मिला है। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की और इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद रहे। और इन्हीं के साथ ही तमाम खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।